हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह साल आपके लिए शुभ हो। तो आज है नए साल का पहला दिन और हम जा रहे हैं जयपुर 2 किलों को एक्सप्लोर करने। पहला किला हमारा होगा नाहरगढ़ का किला और दूसरा जयगढ़ का किला। ये किले ना सिर्फ हमारे गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हैं बल्कि वर्तमान में हमें गर्व की अनुभूति भी कराते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले बता दूं कि आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जयपुर बस स्टैंड यानी सिंधी कैंप से नाहरगढ़ किला लगभग 19 किलोमीटर है मेन रोड से। मेन रोड से सफ़र लंबा होने के कारण हमने बैटरी ऑटो लिया, जो कि हमें शहर की छोटी संकरी गलियों से होता हुआ नाहरगढ़ किला बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया। लगभग 7 किलोमीटर पड़ा। हमें 180 रुपये देने पड़े उन्हें। नया साल होने के कारण ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, तो बैटरी रिक्शा लेना समय के लिहाज से काफ़ी किफ़ायतेमंद रहा। वीडियो फुटेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि हमें कितनी ऊंची चढ़ाई करनी पड़ी। इस ऊंचाई से हमें पक्के ईंटों के घर माचिस के डब्बे सा प्रतीत हो रहा था। किले में प्रवेश से पहले आपको बता दूं कि नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। यहीं स्थित आमेर के किला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। माना जाता है कि यहाँ नाहर सिंह नामक एक राजकुमार के प्रेत ने इस किले के निर्माण में कई बाधा डाली, जिसके कारण किले के भीतर उनकी याद में एक मंदिर बनाकर नाहर की आत्मा को शांत किया गया। इस किले के लंबे इतिहास में इस पर कभी हमला नहीं हुआ। 18वीं सदी में मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है। साथ ही इस किले को 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है। नए साल के अवसर पर तो यहाँ मत ही आना, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके टिकट का इंतज़ाम करना पड़ा। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम परेशान हो गए टिकट लेने के लिए। टिकट का दाम हालांकि मात्र 20 रुपये है, स्टूडेंट कार्ड अगर आपके पास है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह किला सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट का दाम 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट का दाम 200 रुपये होता है। इस दीवाने खास प्रवेश द्वार के अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते हुए हमें माधवेंद्र भवन मिलता है, जिसके बाहर 2 तोपें हैं। इन तोपों से राजा और महल दोनों का ही शक्ति का एक झांकी मिलता है। महल को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है। सरकार के नाम से यहाँ पर टिकट का दाम जाता है, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। बहरहाल सुरक्षा का यहाँ पुख्ता प्रबंध किया गया है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो कि भीड़ को संभाल सक रहे हैं। महल की दीवारों के ऊपर जो विभिन्न तरह की रंग दिखाई दे रही हैं आपको, चित्रकला है, बाकी आकृतियाँ हैं, उन सभी पर पुराने रंगों पर ही नया रंग किया गया है। इन सभी में वेजिटेबल कलर का उपयोग किया गया है। यह किला 2 मंजिला है। इस किले में टोटल 9 अपार्टमेंट्स हैं, जो कि यहाँ के राजा सवाई राम सिंह के 9 रानियों के लिए बनवाया गया था। हर अपार्टमेंट में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई घर, स्टोर बना हुआ है और साथ ही 2 चिमनियाँ भी है। इस महल की निचली मंजिल का इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता था और गर्मियों में ऊपरी मंजिल का इस्तेमाल किया जाता था। भीड़ अत्यधिक होने के कारण किले के सभी कमरों को दिखाना हमारे लिए संभव नहीं था तथा कलाकृतियों को भी सही ढंग से दर्शाना संभव नहीं हो पाया। उसके लिए हमें खेद है। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि आप अपने परिवार सहित यहाँ एक बार ज़रूर पधारें। वैसे तो जयपुर अपने पिंक स्टोन से बने हुए इमारतों और महलों के लिए जाना जाता है, मगर यह नाहरगढ़ का किला येलो स्टोन से बना हुआ है। आपको बता दूं कि इस किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब शेर का निवास स्थान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब ऊपरी मंजिल के महलों के तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हर कमरे के ऊपर जो छत है उसकी भी बनावट एक जैसी ही है। कमरों में जहाँ शीशे का द्वार लगा हुआ है वहाँ पहले केवल पर्दा हुआ करता था।
चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम आपको किले के छत का दर्शन करवाते हैं। किले में हर जगह ऐसी संकरी सीढ़ियाँ होती थी। ऐसा इसलिए ताकि जब किले पर हमला हो तब सेनाओं का समूह एक साथ किले की छत या फिर मंजिलों पर ना पहुंच पाए, जिससे कि एक आदमी भी अगर सीढ़ियों के रास्ते पर खड़ा हो जाए तो वह भारी सेना का मुकाबला अकेले ही कर पाए। तो ये है किले का छत। यहाँ पर विभिन्न आकार और डिज़ाइन के छतरियाँ बने हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि जब आप ऐसे किलों पर जाएं, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर जाएं, तो अपने साथ समय लेकर जाएं। साथ ही ऐसे अवसर पर जाएं जब भीड़ काफ़ी कम हो। तब आप इस किले की मौजूदगी और इसकी भव्यता का सुदर्शन कर पाएंगे। शायद तभी इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। अपनी नाजुक नक्काशी और पत्थर के शानदार वर्क के साथ नाहरगढ़ किला एक अभेद्य दुर्ग है, जो आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर के मजबूत रक्षक के रूप में खड़ा है। जो भी पर्यटक जयपुर घूमने के लिए जाता है वह ऐसे ऐतिहासिक किलों को देखे बिना नहीं रह पाता है। मानो यह किला आपको चीख कर पुकार रहा हो अपने इतिहास से और अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए। दोस्तों, जब आप ऐसी जगहों पर जाएं तो साफ सफाई का ख्याल रखते हुए कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, जिससे कि इन भवनों का, इन महलों का मर्यादा में कोई भी कमी ना रहे। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण घूमते हुए अंबिका वन आए थे। इस दौरान उन्होंने इंद्र के पुत्र सुदर्शन का वध किया था। वह श्राप के कारण अजगर के रूप में यहाँ रह रहा था। हजारों साल बाद इस इलाके में किले का निर्माण हुआ और इसका नाम रखा गया सुदर्शन किला। नाहरगढ़ किले का निर्माण वैसे तो सवाई जयसिंह द्वितीय के समय शुरू हुआ था। उसके बाद सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह के समय भी यहाँ काम होता रहा। इस किले को अंतिम रूप माधो सिंह के समय दिया गया। इस किले की मुख्य इमारत को माधवेंद्र महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसके साथ ही 9 और महल हैं। ये सभी महल माधवेंद्र महल के परिसर से जुड़े हुए हैं, जिसका आप सभी ने दर्शन किया। इन महलों के नाम सूरज प्रकाश महल, चंद्र प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, जवाहर प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, रत्न प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल और खुशहाल प्रकाश महल है। इन महलों के नाम 9 रानियों के नामों से तय किए गए थे। महल से बाहर निकलते ही हमें नाहर सिंह जी का मंदिर मिला। यहाँ पर पुजारी नित्य पूजा करते हैं। साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का रोज आवागमन होता है। नाहरगढ़ किले के परिसर में आकर्षक आर्किटेक्चर के अलावा एक नाहरगढ़ जियोलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जो इस किले को एक खास आकर्षण देता है। नाहरगढ़ किला 7.2 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें स्थित बायोलॉजिकल पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवरों को उनके प्राकृतिक प्रवेश में देख सकते हैं। इस बायोलॉजिकल पार्क में पहले एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, इंडियन तेंदुआ के साथ 285 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती थी। पक्षियाँ तो अभी भी पाई जाती हैं, हालांकि जो खतरनाक जानवर थे उन्हें रणथंभौर नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। हम जब यहाँ पहुँचे तो डे काफ़ी सनी था। सच बताऊँ तो यहाँ घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप जयपुर आते हो तो दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, हलवा, गजक, मूंग दाल, यह सब खाना मत भूलना, क्योंकि ऐसा स्वाद आपको भारत के और किसी कोने में नहीं मिलेगा। नाहरगढ़ किला ज़मीन से 700 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से शहर का दृश्य देखते ही बनता है। यह किला जयपुर के आर्किटेक्चरल वंडर्स में से एक है। पिंक सिटी जयपुर में बना यह किला निश्चित ही आपके लिए भी रमणीय और मनमोहक होगा। वीडियो देखकर आपका भी मन अगर यहाँ कर रहा हो आने का तो ज़रूर ही आइएगा। नाहरगढ़ किला महाराजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार इसका उपयोग ऑफिस के रूप में किया करता था। चलिए बढ़ते हैं अब इस किले में मौजूद कुंड और बावड़ी की तरफ। जयपुर में बारिश कम हुआ करता था और यहाँ पर अकाल भी बहुत हुआ करते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के राजा विभिन्न कुंड और बावड़ियों का निर्माण करवाया करते थे। यह टंका हमारे राजाओं और कलाकारों के दूरदर्शिता को दर्शाता है। उस समय में भी रेन वाटर का हार्वेस्टिंग किया जाता था। जिस बावड़ी को आप इस पल देख रहे हैं वह दरअसल उस समय के मुक्ताकाश मंच यानी ओपन थिएटर था। रियासत काल में यहाँ राजा अपने खास मेहमानों के लिए एंटरटेनमेंट एक्टिविटी का आयोजन करवाया करते थे। इस बावड़ी के 3 तरफ लहरदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें रंग दे बसंती प्रमुख है। वर्तमान में यहाँ पर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट आदि सुविधा है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले किले को एक्सप्लोर करने की तरफ, जिसका नाम है जयगढ़ का किला। तो प्रवेश द्वार से हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा है। कई दशकों से इस किले से ज़्यादा इस किले में मौजूद तोप यानी जयबान तोप का अधिक वर्णन होता है। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा था इस तोप का दर्शन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जयबान तोप आखिर है कैसा। आपको बता दूं कि जयगढ़ का किला चील का तेला नाम के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है। यह एक बहुत ही भव्य संरचना है। इस खूबसूरत इमारत को भी सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इस किले से आमेर के किले तक एक भूमिगत मार्ग भी जाता है। इस किले को विजय का किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में दुनिया का सबसे बड़ा तोप यानी जयबान तोप है, जिसका हम अभी आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। जयगढ़ किले को विद्याधर नामक एक वास्तुकार ने डिजाइन किया था। नाहरगढ़ किले से जयगढ़ किले की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। नाहरगढ़ किले से जयगढ़ किले तक आने में हम 3 लोगों को 150 रुपये लगे। नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़ किले में यह किला सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस किले पर कभी भी बड़ा हमला नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मौजूद जो जयबान तोप है उसका चर्चा सुनकर ही दुश्मनों के पैर कांपने लगते थे। यह जो जयबान तोप आप देख रहे हैं, इसका केवल एक बार परीक्षण किया गया था। इस तोप के अगले पहियों की ऊंचाई करीब 9 फीट और पिछले पहियों की ऊंचाई करीब 4.5 फीट है। 300 साल पहले बनाई गई यह तोप अभी भी फुल फंक्शनल है और अपने पहियों पर सुदृढ़ होकर अपनी माटी और लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा है। समय भी इस तोप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बता दूं कि इस तोप की नाल करीब 20 फीट की है, इसकी गोलाई करीब 8.5 फीट की है और इसका वजन तकरीबन 50 टन है। इस तोप की नली को अष्ट धातु से बनवाया गया था, ताकि जब तोप चले तो उसकी नली ना फटे। इस तोप को यहीं के तोप कारखाना में बनवाया गया था। हम उस तोप कारखाने का भी दर्शन आप सभी को करवाएंगे। जब यह तोप का परीक्षण किया गया था तो तोप का गोला 36 किलोमीटर दूर जाके पहुंचा और कुछ इस तरह का वहाँ पे तालाब बन गया था, जिसमें अभी भी पानी पाया जाता है। चलाने वाले साथी, हाथी, घोड़े सब बहरे हो गए थे। इसी किले के दीवारों पर देखो इन छपरी चिलकुजों का काम, जो अपनी आशिकी के लिए किले को बर्बाद कर रहे हैं। किले की दीवारों पर अपनी बाबू सोना का नाम लिखकर इस किले की भव्यता को कम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे चिलकुजे मिले तो उनकी शिकायत ज़रूर करें। ज़रूरत पड़ने पर इन चिलकुजों का मरम्मत भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे महल का मरम्मत तो हो नहीं पाएगा। जयसिंह द्वितीय अगर आज जीवित होते तो इन छपरियों को लाइन में खड़ा कर कर इन पर जयबान तोप चलवा दिया जाता। बहरहाल हम आपको इस दुर्ग का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, चलते चलते आपको बता दूं कि इस किले से जुड़ा हुआ एक रहस्य भी है। लुटेरों से परेशान अफगानिस्तान को जब राजा मान सिंह विजय कर लौट रहे थे, तब वहाँ से उन्होंने बहुत सारा खजाना लेकर आया था। इस खजाने को अकबर से छुपाकर आमेर किले में रखा गया था। वह खजाना इतना था कि उससे कई रियासतों के नींव रखी जा सकती थी। जयगढ़ किले से आमेर किले तक रोड बना हुआ है। साथ ही जयगढ़ के निर्माण के समय एक गुप्त सुरंग भी बनाया गया था। 1975 की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था, तब उन्होंने जयपुर राजघराने की गायत्री देवी को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया था। उन पर विदेशी मुद्रा भंडार कानून का उल्लंघन का चार्ज लगाकर तकरीबन 3 महीनों तक जयगढ़ किले का खुदाई किया गया था, जिसमें सेना और पुलिस दोनों का ही मदद लिया गया था। इस खुदाई में महल को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया गया था। इमरजेंसी की आड़ में कांग्रेस सरकार अपनी मनमानी करती रही और हमारी ऐतिहासिक धरोहर का शोषण किया। 3 महीने की खुदाई के बाद जब खजाने की खोज का पता पाकिस्तान को लगा, तो उसने भी खजाने पर अपना हक जता दिया। पाकिस्तान के दावा से पूरी दुनिया का नज़र जयगढ़ की तरफ केंद्रित हो गया। जयगढ़ किले से सुरंग को होते हुए आमेर किले के अंदर का खजाना लूटा गया और कुछ बिके हुए इतिहासकार से यह कहलवा दिया गया कि खजाना तो था, लेकिन जयसिंह ने उसे जयपुर का विकास के लिए इस्तेमाल कर लिया था। खुदाई बंद होने के 2 दिन बाद जयपुर से दिल्ली जाने वाली हाईवे को बंद करवा दिया गया और कई ट्रक भरकर खजाने को दिल्ली तक पहुंचाया गया। चलिए बढ़ते हैं महल की कॉम्प्लेक्स की तरफ और दिखाते हैं आपको कि महल के अंदर क्या क्या था। तो महल के प्रवेश द्वार के भीतर के कॉम्प्लेक्स में जो यह बैठक का है, वह 2 मंजिला है। 2 मंजिला महल है। महल के अंदर
वहाँ पे रखा गया है कई वर्षों पुराना हमारे राजाओं का इस्तेमाल किया गया कूलर। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि उस ज़माने में भी हमारे राजा किस शानो शौकत के साथ रहते थे। सामने से जो यह दो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, यह दरअसल कूलर्स हैं। इसमें पानी भरकर सेवकों द्वारा मैनुअली चलाया जाता था, जिससे कि ठंडी हवा राजा और उनके मंत्रियों को लग सके। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ पालकी, जिसको हाथी पर बैठने के लिए राजा के गद्दी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। पालकी के बगल में भी एक छोटा सा कूलर है, जिसमें पानी डालकर चलाया जाता था सेवकों द्वारा। आप देख सकते हो कितना मार्मिक दृश्य है ये। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उस ज़माने में जो अनाउंसमेंट्स वगैरह के लिए ढोल का इस्तेमाल किया जाता था। आज इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है, मरम्मत करने पर शायद यह इस्तेमाल के योग्य हो जाए। अब जो आप देखने जा रहे हैं यह उस समय की कारें हैं जो राज परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। उस ज़माने में घोड़ा रखना आम बात था और कार रखना लग्जरियस। हालांकि घोड़ों का वैल्यू तब भी उतना ही था और आज भी उतना ही। इसी कॉम्प्लेक्स में लोहे की एक डिज़ाइन रखी गई है जो कि सिर्फ 3 पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है। आप देख सकते हो पीछे है। हमने यहाँ कुछ फ़ोटो खींची और फिर महल के अंदर प्रवेश कर गए। तो इन जगहों पर हमारे राजा महाराजा घूमते थे, टहलते थे, अपना दिनचर्या करते थे। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ लक्ष्मी विलास और ललित मंदिर। लक्ष्मी विलास में एक ड्राइंग रूम होता था और एक इमरजेंसी हॉल होता था, जहाँ पर सेनाएं इमरजेंसी के दौरान इकट्ठा होते थे। इस ललित मंदिर में राजा समर के सीजन में बैठते थे। यहाँ एक छोटा सा थिएटर है जहाँ पहले शाही मनोरंजन होता था। यहाँ पर कठपुतली शो हुआ करता था। इस ललित मंदिर के अंदर आप राज परिवार द्वारा इस्तेमाल में लाया गया पालकी को देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर भी इस कोर्ट रूम में आपको एक बड़ा सा आम का पेड़ दिख जाएगा। गर्मी के दिनों में इस आम के पेड़ के नीचे बैठने में अलग ही आनंद आता होगा। पता है क्या? बहुत कंफ्यूज है यहाँ पे आके। 3 साल पहले भी आया फिर भी कंफ्यूज है, इसको पता नहीं कहाँ पे है। दोस्तों यह किला इतना बड़ा है, इसके अंदर लक्ष्मी विलास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, आराम बाग, शस्त्रागार, म्यूजियम और जयवान तोप है। साथियों आपको बता दूं कि जयगढ़ किला उतना ही पुराना है जितना कि आमेर किला। पहले यह एक छोटा सा किला था जिसे बाद में जयसिंह द्वितीय ने महल रूपी आकार दिया। इस महल को एक्सप्लोर करते हुए इसके हर एक गली में हमने घूमा और यह पाया कि महल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर कोई सेना अंदर आ जाता है तो वह एक भूल भुलैया की तरह इसमें फंस सकता है। जयगढ़ किला एक अत्यधिक गढ़ वाली किला है। इसमें लाल बलुआ पत्थर के बनी विशाल मोटी दीवारें हैं। इस किले में अलग अलग महल और दरबारें हैं, लिहाजा यहाँ आकर रास्ता भटकना कोई नई बात नहीं होगी। इस किले के अंदर 2 मंदिर भी हैं। पहला राम हरिहर मंदिर जो कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया और दूसरा काल भैरव मंदिर जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि उस समय राजा कहाँ बैठकर खाते थे तथा उनके आसपास का वातावरण कैसा रहता था। यह आप देख सकते हैं हमारे राजा साहब जो कि अपनी मंत्रियों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। इसमें राज परिवार के पुरुष भी होते थे और साथ ही दास दासियाँ भी रहती थी ताकि राजा और उनकी ज़रूरत का ख्याल रख सकें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने पर आपको पता चलेगा कि राजा और उनके मंत्रीगण क्या खाना खाते थे, किन व्यंजनों को उनके लिए पकाया जाता था, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास होए और कठिन दिनचर्या को निभाते हुए उन्हें कमजोरी ना लगे। किले के अंदर ही विभिन्न तरह के कर्मचारी भी हुआ करते थे जो कि महल का काम किया करते थे। ये सभी कर्मचारी आपको रसोई से संबंधित काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मसाला कूटती हुई महिला को दिखाया गया है। रसोई से संबंधित बाकी कर्मचारियों को भी दिखाया गया है जो कि खाना बनाते हुए दिख रहे हैं। उस समय सैकड़ों लोगों का खाना बनना आम बात, लिहाजा बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल हुआ करता था जो कि उसी तरह रखा गया है। इन्हीं बर्तनों में सैनिकों और राज परिवार के लिए खाना बनता था। रानी और उनकी सहयोग कर्मी सभी मिलकर खाना बनाते थे। यह महिला चक्की चलाते हुए दिख रही है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि रानियां कहाँ खाना खाती थी। पुरुषों के तरह ही वे भी आसनी पर बैठकर खाना खाती थी। सभी रानियां और राज परिवार की महिलाएं एक साथ बैठकर खाना खाती थी। उनके आसपास दासियों का हुजूम हुआ करता। ऐसी शानो शौकत की ज़िंदगी जीने वाली ये रानियाँ खुद को अपनी मर्यादा के लिए आग में झोंकने से कतराती नहीं थी। दोस्तों यह महल इतना बड़ा है कि हम 3 में से एक साथी कहीं बिछड़ गया था। उन्हें फिर खोजने के लिए हमें एक गाइड का सहारा लेना पड़ा। इस मंदिर के अंदर आप देख सकेंगे शाही परिवार का पालकी है। यह मोस्टली हाथी पर सवार होने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाथी के ऊपर ये पालकियाँ लगती थी पहले। दोस्तों हम आपको किले की हर छोर से दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
महल के चारों तरफ सुरक्षा की दीवारें खड़ी की गई थी। आगे बढ़ते हुए हम महल के अंदर स्थित आराम बाग को आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको हरिहर मंदिर का दृश्य दिख रहा होगा। आराम बाग दरअसल किले के अंदर एक बगीचा है। यह जो दृश्य आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक बैठका हुआ करता था जहाँ पर शाही परिवार बैठते थे, घूमते थे। यह जो बड़ा सा द्वार आपको दिख रहा होगा, इनमें इंडो फारसी शैली का नक्काशी किया गया था। किले के इस दुर्ग से आपको आमेर फोर्ट का बहुत ही प्यारा झलक दिखने को मिलेगा। इस आमेर के किले को राजा मानसिंह ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में, जिसके बाद अगले 150 सालों में उन्हीं के वंशजों ने इस किले का विस्तार किया। इसी किले के सुरक्षा और निगरानी के लिए जयगढ़ का किला बनवाया गया था। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि महल की चारों तरफ की निगरानी इस किले से किया जा सकता है। आमेर किला के बिल्कुल सामने एक मावठा सरोवर दिखाई देता है, जो कि किले का जल आपूर्ति करता है। दोस्तों, जयपुर के किसी भी किला को विजिट करने का सबसे सही समय सर्दियों में है। गर्मियों में यहाँ तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं सर्दियों में रात में कई जगह पर 4 डिग्री से भी कम सेल्सियस की तापमान हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो आपको यहाँ पर गर्मियों में आना चाहिए। गर्मियों में आपको एक्चुअली पता चलेगा कि यह फोर्ट कैसा दिखता है, ये कैसे काम करता है, किस तरह से ये ठंडक देता है। ये मोटी और चौड़ी दीवारें ना केवल मजबूती के लिए है बल्कि इंसुलेशन का भी काम करती है। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं वह फैक्ट्री जहाँ पर जयबान तोप बना था। आ चुके हैं हम उस कैनन फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर। यहाँ इस गेट के अंदर हमें जयबान जैसा ही एक तोप दिखेगा, जो कि जयबान से थोड़ा छोटा है लेकिन उसी के तर्ज पर बनाया गया था। गेट में प्रवेश करते ही हमें कुछ बग्गियाँ दिखी एक साइड में, और दूसरे साइड में जब हम आगे बढ़े तो हमें बजरंग बाण यानी कि वह तोप जो लगभग जयबान जैसा ही खतरनाक है, और इस तोप का नाम है बजरंग बाण। मैं आपको और अच्छे तरीके से इसका फुटेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। जयबान कितना बड़ा है यह आपको देखते ही पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम उस तोप कारखाने के तरफ जहाँ पर जयबान बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कुछ सैंपल रखा हुआ है। यह दृश्य अपने आप में कमाल है। किस तरह यहाँ के कारीगरों ने कितनी मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा तोप बनाया होगा, वह भी उस समय लगभग 300 साल पहले। दोस्तों, इन दृश्यों को पूरी तरह से जीने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना होगा। कैमरे की हकीकत और आँख का तजुर्बा में बहुत फ़र्क होता है। कैनन फैक्ट्री दरअसल 2 मंजिला कारखाना है, जिसके नीचे का तहखाना का ये रास्ता है। तहखाने के अंदर बैलों से काम लिया जाता था। क्या ही रहे होंगे उस समय के मेहनती लोग, जो अपनी माटी की सुरक्षा के लिए अपना जीवन निर्माण कार्यों में लगा देते थे। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उन्हें भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। क्या रखा हुआ है उधर? तो कब मॉडल चलिए। हाउ टू बीट द। अरे भाई साहब, तो दोस्तों हम ऐसे परिसर में घुस चुके हैं जहां विभिन्न कामों के लिए औजार रखे हुए हैं। यहाँ पर तोप की नाल काटने की कटर से लेकर हमारे राजा महाराजा के चौपाई हर चीज़ मौजूद है। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न कामों में उपयोग आने वाला औजार यहाँ पर मौजूद है। भाला, फरसा, गमला, ये सब आप देख चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं उस समय के लोहार जिन यंत्रों का प्रयोग करते थे। कहीं ना कहीं आज भी ये औजार उपयोगी साबित होंगे। अब आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं बढ़ई के काम में आने वाली सामान। ये रस्सी देखिए कितना मोटा है। बढ़ई के सामान ये रहा। विभिन्न प्रकार का छेनी और यंत्र यहाँ मौजूद है। लोहार खाने से लाया गया कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है डिस्प्ले के लिए। आइए आपको इस कारखाने का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। यह लकड़ी का इस्तेमाल शायद बैलों की मदद से इस्तेमाल में लाया जाता होगा। दोस्तों, रियासत कालीन मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर मौजूद है। समय भी इस मिट्टी के बर्तन को मिट्टी नहीं कर पाई है अभी। तो दोस्तों, जयगढ़ का किला भी हमने आपको सारा दिखा दिया। महज बच गया था जयगढ़ से नाहरगढ़ का वह सुरंग, जो कि हमारे जाने पर बंद था, जिसके कारण हम आपको नहीं दिखा पाए। फिर कभी जब हमें मौका मिलेगा यहाँ पर जाने का तो हम आपको दिखा देंगे। बहरहाल हमने सोचा कि आपको जयपुर का नॉर्मल रास्ता भी क्यों न दिखाया जाए। आप इन रास्तों पर बनी इमारत को भी देखकर समझ सकते हैं कि क्यों जयपुर को पिंक सिटी कहा गया था और क्यों सवाई जयसिंह ने यह सिटी बनाया था। दोस्तों, महज 25-30 मिनट में 2 फोर्ट्स को दिखाना काफ़ी मुश्किल और चैलेंज भरा रहा। अगर आप चाहते हैं कि हम निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहें तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाली घंटी को भी दबा दीजिए।
दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आगे हवा महल आने वाला है। अगर आपको जल महल देखना है तो मेरे पिछले ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में, एडिट करने में और वॉइस ओवर ऐड करने में काफ़ी मेहनत लगता है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपको वीडियो के बारे में जो अच्छा लगे वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। दोस्तों ह्यूमन एरर की वजह से अगर हमने आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत दिया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसे सही करेंगे। दोस्तों रास्ते पर गुजर रही इन इमारतों को देखिए, यह अपने समय से कितने आगे रही होंगी। साथ ही ऐसे शहर का निर्माण कराने वाले उन चक्रवर्ती राजाओं के बारे में भी सोचिए, शिल्पकारों के बारे में सोचिए जो ऐसे शहर का निर्माण किया। आज के दौर में हम बस केवल उनको याद करके उनका शुक्रिया कर सकते हैं। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। यह दरअसल 5 मंजिला इमारत है। इसकी 5वीं मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसका नाम भी हवा महल रख दिया गया। दोस्तों हमारा ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राम।